A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Today we are going to start the new chapter number 4, Change and Development in Rural Society, in the second book, Social Change and Development in India. In this chapter we will discuss about the changes and development in the rural society. So students, India is basically a rural society, है ना. It is called the land of villages. हमारा जो country है इंडिया, उसको वो basically एक rural society है और इसको कहा जाता है ग्राम प्रधान देश, है ना, लैंड ऑफ विलेजेस. अवर इकोनॉमी रेस्ट ऑन द एग्रीकल्चर. और हमारी जो इकोनॉमी है वो शुरुआत से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है ना. द फार्मर्स एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली एन ऑक्यूपेशन बट अ वे ऑफ लाइफ. और फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर इज नॉट एन ऑक्यूपेशन ओनली, है ना, इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर देम, है ना. हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं, फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, है ना. और कह सकते हैं कि एक जो फार्मर है उसकी पूरी लाइफ क्या कहाँ उसमें ही निकल जाती है, लैंड पे ही निकल जाती है, एग्रीकल्चर लैंड पे ही निकल जाती है ना, उसकी टेक केयर करने में. तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर द फार्मर, है ना. दिस कंट्री हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. इन रिलीजन, है ना, बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ पे. और इन लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज वाइज भी हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत डाइवर्सिटी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं, जिसमें कि 22 तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके कर दिया गया है ना. और जिसमें कि मेरे ख्याल से 1632 के करीब हमारे यहाँ लैंग्वेजेस जो हैं. उसके बाद डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लैंड एरिया है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन एरिया है ना. तो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है. डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स हैव डिफरेंट फीचर्स. डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं उनके, डिफरेंट कल्चर हैं डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड, है ना. लाइक राजस्थान इज वाइब्रेंट, फेमस फॉर कलर क्लोथ्स एंड स्पाइसी फूड. राजस्थान किस चीज़ के लिए फेमस है, कलर्ड क्लोथ्स और स्पाइसी फूड के लिए. एंड पंजाब इज फेमस फॉर इट्स फर्टाइल लैंड. और पंजाब किस चीज़ के लिए फेमस है, अपनी फर्टाइल लैंड के लिए. वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ना. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, और साथ ही साथ यूनिटी भी, ठीक है. Now the festivals related to the agriculture, Bhogi, Pongal and Sankranti are to do with harvest and fall in the month of January in Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो एग्रीकल्चर या फिर कह सकते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, भोगी, पोंगल और संक्रांति, जो कि जनवरी के मंथ में आते हैं, है ना. बैसाखी इज द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब. और बैसाखी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है. तो इन फेस्टिवल्स का हम यहाँ पे क्यों वो जिक्र कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो केवल ऑक्यूपेशन ही नहीं है एक उसके लिए, फार्मर के लिए उसका वे ऑफ लाइफ है. उससे जुड़े हुए हम फेस्टिवल भी मनाते हैं, है ना. नाउ द एग्रीकल्चर एंड कल्चर. All food festivals and clothes are connected to the land. The main agriculture occupations are like carpenters, potters, artisans, sculptors, etc. In agrarian society, all food festivals and clothes all are connected to the land. और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रूरल एरियाज में और कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि कारपेंटर हैं, पॉटर्स हैं, आर्टिशियंस हैं और स्कल्पचर्स हैं. ये सब सारे जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं जो छोटे, ये सब रूरल एरियाज में हम कह सकते हैं कि पाए जाते हैं. With the coming of globalization, many occupations have been introduced in schools like teachers, hospitals like nurses and doctors, post and telegraphs. With the coming of globalization और with the coming of industrialization कह सकते हैं हम कि
उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन इमर्ज हुए, नए नए ऑक्यूपेशन इंट्रोड्यूस हुए, जैसे स्कूल में टीचर्स के लिए जॉब्स आई, और हॉस्पिटल बने तो नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए जॉब्स आई। जैसे कि रूरल एरियाज में स्कूल बने तो टीचर्स के लिए जॉब आ गई, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स बने तो किन के लिए जॉब आ गई, नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए, है ना। ऐसे ही रूरल एरियाज में जब पोस्ट ऑफिसेज आए तो फिर पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज के लिए जो जॉब्स थी वो प्रोवाइड कराई गई लोगों को, है ना। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन कमिंग अप एंड रूरल पीपल प्रोवाइड लेबर देयर। और जो विलेज एरिया के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज डेवलप्ड हुई उनमें जो रूरल पीपल थे उनके लिए जो वर्कर एज अ वर्कर जॉब प्रोवाइड हुई। तो कह सकते हैं कि जो रूरल जो एरिया के जो पर्सन थे उनकी लाइफ में चेंजेस आए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आने शुरू हुए, है ना। नाउ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से एग्रेरियन स्ट्रक्चर वर्क करता है ना, इन रूरल सोसाइटी। डिपेंड्स अपॉन द लैंड होल्डिंग्स, अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्सन होल्ड्स। इट इज डिपेंड ऑन द लैंड होल्डिंग्स, है ना। जितना जिसके पास अमाउंट होगा, लैंड अमाउंट जिसके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही वो पर्सन रूरल एरिया में पावरफुल होगा, है ना। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द लैंड अमाउंट की जो स्टेटस है रूरल एरिया में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, ग्रुप का, फैमिली का, वो डिपेंड करता है लैंड होल्डिंग्स पे, ठीक है ना। There is unequal distribution of land. Some people have lots of land and some people don't have any. लेकिन there is a unequal distribution of land. लैंड का ऐसा नहीं है रूरल एरिया में कि सबके पास सेम अमाउंट में लैंड है, कि इनके पास भी इतना ही है, इनके पास भी नहीं, सबके पास इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। किसी के पास ज्यादा है ना, किसी के पास बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है, किसी के पास कम है और किसी के पास है ही नहीं, है ना। कुछ जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड ही नहीं है, वो दूसरों के जो लैंड है उस पर वर्क करने के लिए जाते हैं, है ना। द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इज हाउ द लैंड होल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर वो इस पे बेस्ड है कि किसके पास कितना लैंड है, कि किस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है रूरल एरियाज में, इस पे डिपेंड करता है ना। तो टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फर्स्ट इज लार्ज लैंडर्स। लार्ज लैंडर्स मीन्स ओन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, अर्लियर नोन एज जमींदार। लार्ज लैंडर्स मीन्स, इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि लार्ज लैंडर्स कौन है, ओन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है, दीज आर द लार्ज लैंडर्स। एंड अर्लियर नोन एज जमींदार, जिनको जमींदार कहा जाता था गांव में, है ना। आपने मूवीज भी देखी होंगी जिसमें जमींदारों वाली, जमींदार साहब है, इस तरीके से होता है ना मूवीज में। तो दीज आर द जमींदार्स हु हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, है ना। सेकेंड इज मीडियम लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स। सेकेंडली आते हैं कि जो जिनके पास जो जमींदारों से कम लैंड अमाउंट है ना, दीज आर कॉल्ड मीडियम लैंड ओनर्स और स्मॉल लैंड ओनर्स। हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैन मेक अ प्रॉफिट। जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड है और वो उसी से जो भी प्रॉफिट गेन करते हैं वो उसी से करते हैं, उसी पे एग्रीकल्चर करके उसी से जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसी से होता है ना। तो मार्जिनल लैंड ओनर्स, दीज अलोंग विद स्मॉल फैमिली ग्रो जस्ट इनफ फॉर कंजम्पशन ऑफ दियर फैमिली एंड डू नॉट हैव इनफ लैंड टू गेट सरप्लस टू सेल इन द मार्केट। मार्जिनल लैंड ओनर्स कौन होते हैं? जिनके पास उतना ही लैंड है जितना कि वो अपनी फैमिली के लिए, जो कह सकते हैं कि जो भी वो
क्रॉप उसमें ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उतनी ही फसल वो उगा पाते हैं जितना कि उनकी फैमिली के लिए इनफ होती है ना। वो अपनी फैमिली के जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, इतनी ही कर पाते। कोई सरप्लस वैल्यू उसकी नहीं उनको मिल पाती कि वो इतना ज्यादा वो इतना बेनिफिट गेन नहीं कर पाते अपने उस लैंड से, जिससे कि वो उसको मार्केट में जाके सेल कर सके, है ना, उनकी उसकी सरप्लस वैल्यू उनको उसको मिल सके। नेक्स्ट इज लैंडलेस लैंड ओनर्स। लैंडलेस लैंड ओनर से आपको पता ही चल रहा है, लैंडलेस, दे डोंट हैव लैंड, है ना। हैव नो लैंड ऑफ दियर ओन, वर्क फॉर अदर्स, दे डोंट हैव लैंड, और वो किसके उस पे करते हैं, वर्क करते हैं लैंड पे, किसी और के, जैसे कि जो जमींदार वगैरह होते हैं वो अपने लैंड पे खुद वर्क करने के लिए नहीं जाते हैं, वो वर्कर्स रखते हैं, तो दीज आर द वर्कर्स, है ना। टेनेंट्स टेक लैंड ऑन रेंट एंड गिव द लैंड ओनर अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ये वो लोग होते हैं जो कि किसी और के लैंड को रेंट पे लेते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अब रूरल एरियाज में नहीं रहते हो, है ना, लेकिन उनके पास जमीन होती है जो कि गांव में पड़ी रहती है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो लैंड होते हैं उनको रेंट पे दे देते हैं। तो दूसरे जो वो ये लोग होते हैं जो लैंड को रेंट पे लेते हैं और उससे पे वर्क करते हैं और उससे प्रॉफिट को गेन करते हैं, है ना। नाउ द पोजीशन ऑफ वुमन इन रूरल एरियाज। Women position is low, they can't own land. In rural areas, women position is low. जो महिलाओं की स्थिति होती थी वो बहुत ही लो होती है। They can't own land, they don't have land, है ना, because our Indian society is patriarchal society, है ना। कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी इंडियन सोसाइटी, और वहाँ पे जो कहते थे कि प्रॉपर्टी फादर टू सन जाती है ना, तो जो वुमन है उनके पास कोई लैंड नहीं होता अपना, है ना। दे हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स एज द सन, बट दे आर वुमन और दे आर स्केयर्ड टू वॉइस देयर वॉइस। दे हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। इन इंडियन डेमोक्रेसी हमारी जो राइट्स हैं वुमन और मैन के प्रॉपर्टी को लेकर वो सेम है। जितना अधिकार कह सकते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर एक बॉय का है, सन का है उनका, उतना ही डॉटर का भी होता है ना। बट दे आर वुमन, क्योंकि वो वुमन है, वो डरती हैं अपनी वॉइस को अप करने में, अब वॉइस को अप उठाने में, अपनी आवाज को उठाने में, है ना। किस चीज के लिए? जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनके लिए, है ना। क्या होता है कि फिर उसके बाद फैमिली में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और कि रिलेशनशिप खत्म हो, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि छोड़ दिया जाए अपने जो राइट्स हैं उनको, है ना। तो वुमन इस चीज को लेकर डर जाती है और वो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाती इसके विरुद्ध, है ना। नाउ द क्लास एंड कास्ट स्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। कास्ट सिस्टम जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है ना। अचीव्ड स्टेटस पे ध्यान दिया जाता है, लोगों को अचीव्ड स्टेटस से उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बनती है इन अर्बन एरियाज। बट इन रूरल एरियाज अभी भी लोगों को एस्क्राइब्ड स्टेटस से ही उनकी पहचान मिलती है ना। तो कह सकते हैं कि रूरल एरिया में जो क्लासेस वो कास्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। कास्ट वाइज जो वो होते हैं हमारे यहाँ विलेजेस ही पूरे कास्ट वाइज होते हैं। कहा जाता है कि ये जाटों का गांव है, ये ब्राह्मण्स का गांव है ना। पूरे पूरे गांव जो होते हैं दलितों का गांव है, पूरे पूरे गांव ही कास्ट वाइज जाने जाते हैं, है ना। इंटर रिलेटेड अपर कास्ट वर कंसिडर्ड टू बी अपर क्लास, बट द इशू इन रूरल एरियाज इज कॉम्प्लेक्स। अपर कास्ट को ही रूरल एरिया में अपर क्लास कंसीडर किया जाता है,
क्योंकि रूरल एरिया में क्या है, जिसकी कास्ट अप है उसके पास ही लैंड वगैरह भी ज़्यादा है, तो अपर कास्ट ही अपर क्लास में कंसीडर होती है ना। बट द इशू इन रूरल एरियाज इज कॉम्प्लेक्स। बट हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स जो हैं वो टॉप मोस्ट अपर कास्ट में ही आते हैं। ब्राह्मण्स तो जो वर्णा सिस्टम है उसमें टॉप पे ही आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वेल्दीस्ट ही हैं, है ना। क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं उनका वर्क क्या होता है कि पूजा पाठ कराना वगैरह, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्दीस्ट हो, है ना। तो क्या है तो वो अपर कास्ट के, लेकिन अपर क्लास नहीं है, वेल्दीस्ट नहीं है। द क्षत्रियाज आर अपर कास्ट एज वेल एज अपर क्लास। लेकिन इन रूरल एरिया क्षत्रियाज अपर कास्ट भी हैं और साथ साथ अपर क्लास भी हैं, यानी कि लैंड ओनर्स भी हैं वो, है ना। नाउ द डोमिनेंट कास्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस, लैंड रिफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस्ड लैंड सीलिंग. It set a limit of land holding by each individual. तो फर्स्टली व्हाट इज लैंड सीलिंग? लैंड सीलिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना। इन 1972-75 के बीच ये जो कह सकते हैं कि ये इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जमींदारी का जो सिस्टम था, जमींदारी का सिस्टम में अभी हमने क्या पढ़ा था कि जमींदार थे, उनके पास दे आर द लैंड ओनर्स, है ना। लैंड ओनर्स से उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था कि जो कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था किस चीज का, लैंड का। उस पर जो कंट्रोल करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या था कि 15 एकड़ से ज्यादा कोई भी अपने पास जो है लैंड को नहीं रख सकता, है ना। तो इट इज सेट अ लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना। एक लैंड होल्डिंग की एक लिमिट को सेट कर दिया गया इसमें कि 15 एकड़ से ज्यादा कोई भी अपने पास लैंड नहीं रख सकता, है ना। बाय ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को के पास एक लिमिटेड लैंड हो, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक पलड़ा भारी होता है ना, बैलेंस होता है कि जिसका एक पलड़ा भारी है, एक में कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा ना हो, लिमिटेड होना चाहिए लैंड ओनरशिप, है ना। तो इसके लिए जो लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लार्ज लैंड owners sold away their land to medium land owners as they moved to urban areas to set up factories. जो लार्ज इसके बाद क्या हुआ, जब ये लैंड सीलिंग एक्ट आया, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपने जो लैंड्स थे वो मीडियम लैंड ओनर्स को सेल कर दिए और कहाँ चले गए, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में की तरफ उन्होंने मूव कर लिया, वहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए, बिकॉज दे हैव मनी, है ना। और उन्होंने अपने लैंड को सेल करके मीडियम लैंड ओनर्स को और फैक्ट्रीज लगा ली अर्बन एरियाज में जाके, ठीक है ना। नाउ द प्रोप्रिएटरी कास्ट ग्रुप। कौन होते हैं प्रोप्रिएटरी कास्ट ग्रुप? अपर कास्ट रिच पीपल, लार्ज एंड मीडियम लैंड ओनर्स कंट्रोल्ड द रिसोर्सेज एंड लेबर फोर्स इन द पर्टिकुलर एरियाज। एक पर्टिकुलर एरिया में के जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, है ना, साथ साथ कास्ट भी अपर है उनकी और क्लास भी अप है। लार्ज, जिनके पास लार्ज लैंड है या फिर मीडियम लैंड ओनर्स हैं जो कि, है ना, और उनके पास ही ज्यादा क्या होती है, रिसोर्सेज होती हैं। जो उस पर्टिकुलर एरियाज में जो रिसोर्सेज होती हैं वो उनके पास ज्यादा होती हैं, और जो लेबर फोर्स होती है वहाँ की, उस पे भी उन्हीं का अधिकार होता है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा लैंड है, तो जितनी भी लेबर होगी उन्हीं के लैंड में आके तो वर्क करेगी ना। तो क्या है ये ग्रुप? अपर कास्ट से रिलेटेड होते हैं, रिच होते हैं, लार्ज, उनके पास क्या होता है, लैंड ओनर, उनके पास लैंड उनके पास ज्यादा होता है, और वही जो लेबर फोर्स है उस पे भी उनका क्या कहते हैं कि अधिकार होता है ना। बेगार बॉन्डेड लेबरर्स, ये कौन होते हैं? वर इलिटरेट एंड डिड नॉट नो हाउ टू डू एनी स्किल्ड वर्क। वो लेबर्स से कह सकते हैं कि जो लैंड में वर्क करते हैं वो लेबर होते हैं, और उनके पास वो
इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, कोई स्किल्ड वर्क उनको आता नहीं है, दैट्स वाई दे आर डूइंग जॉब इन द लैंड, है ना। जो ये कह सकते हैं कि जो लैंड में घास काटने वाले होते हैं, जो क्रॉप ग्रो हुई है उसको निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, ये सब बेकार बॉन्डेड जो लेबरर्स होते हैं वो वर्क ये करते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, festivals related to the agriculture and culture, agrarian structure, है ना, types of land holdings, large landers, medium landowners, marginal landowners, landless landowners and tenants, and the position of women in rural society, and the caste and class structure in rural areas, dominant caste, proprietary caste, है ना. So students, revise these topics, and if you have any problem you can ask me through the WhatsApp, है ना. So today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye.